अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इमरान खान पाकिस्तान में एनआरओ का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और उनके लगाए गए इल्ज़ामात पर उन्हें सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी बरतानिया में हो रही है। अब से 3 साल पहले बरतानवी अखबार डेली मेल ने साबिक वज़ीर आला पंजाब और मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुताल्लिक एक तहलका खेज़ रिपोर्ट शाया की थी, जिसमें बरतानिया की तरफ से पाकिस्तान को दिए गए फंड्स में करप्शन के इल्ज़ामात आयद किए गए थे। इस रिपोर्ट को तहरीक इंसाफ शरीफ खानदान के खिलाफ करप्शन का वाज़ेह सबूत करार देती रही, इसे बाकायदा अपने बयानिए का हिस्सा बनाती रही। मगर आज 3 साल बाद लंदन में शरीफ खानदान ने इस हवाले से कानूनी जंग जीत ली है और नतीजतन डेली मेल ने शहबाज शरीफ से अपनी रिपोर्ट से मुताल्लिक माफ़ी मांग ली है और वो आर्टिकल भी अपनी वेबसाइट से हटा दिया है और मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि शहबाज शरीफ से माफ़ी मांगते हैं। बरतानवी अखबार डेली मेल ने यह माफ़ीनामा अपनी वेबसाइट पर भी शाया कर दिया है, जिसके मुताबिक शहबाज शरीफ से मुताल्लिक हमने 14 जुलाई 2019 को एक आर्टिकल शाया किया था। हमने नैब की तरफ से शरीफ खानदान के खिलाफ एक तहकीकात को रिपोर्ट किया था और ये बताया था कि जो पैसे ज़ेर तहकीक हैं उसमें बरतानवी अवाम का वो पैसा भी शामिल है जो पंजाब हुकूमत को डिफिट ग्रांट एड के तौर पर दी गई थी। हम ये तस्लीम करते हैं कि शहबाज शरीफ पर नैब की तरफ से बरतानवी पैसे या डिफिट ग्रांट के हवाले से किसी भी बेज़ाब्तगी का इल्ज़ाम नहीं था। हम इस गलती से मुताल्लिक शहबाज शरीफ से माफ़ी मांगते हैं। सहाफ़ी मुर्तज़ा अली शाह के मुताबिक डेली मेल ने शहबाज शरीफ के खिलाफ शाया होने वाले आर्टिकल को डिलीट कर दिया है और वादा किया है कि वो गूगल के साथ काम करके हर उस ऑनलाइन लिंक को भी हटा देंगे जिसमें डेली मेल के सनसनीखेज मगर गलत आर्टिकल के नतीजे में शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन के इल्ज़ामात मौजूद है। सिर्फ यही नहीं, डेली मेल ने बरतानवी अदालत को जैसे ही अपने इस फैसले से आगाह किया कि वो ट्रायल में नहीं जाना चाहते और शहबाज शरीफ और इमरान यूसुफ से ये मामला सेटल करना चाहते हैं, उसके चंद मिनट बाद ही उसने अपना आर्टिकल डिलीट भी कर दिया। और डेली मेल का इस आर्टिकल से दस्तबरदार होना, इल्ज़ामात को हटाना और शहबाज शरीफ से माफ़ी मांगना हत्या के इज्जत के केस में तमाम चीज़ों से दस्तबरदार होने का एतराफ़ है। मुर्तज़ा अली शाह के मुताबिक डेली मेल के वकील ने बरतानवी जज को बताया था कि अखबार ने शहबाज शरीफ पर करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगाया, लेकिन जज ने अखबार को इल्ज़ामात से मुताल्लिक सबूत इकट्ठा करने की हिदायत की थी और कहा था कि बरतानिया में होने वाली कार्रवाई का पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के केसेस पर कोई असर नहीं होगा, जबकि शहबाज शरीफ और एसोसिएटेड न्यूज़ पेपर्स लिमिटेड के दरमियान होने वाले मुआहदे के मुताबिक शहबाज शरीफ ने एक राजीनामा बरतानवी अदालत में जमा करा दिया है, जिसमें अदालत को आगाह किया है कि इस केस में मुआफ़ी, आर्टिकल को हटाना और इल्ज़ामात से बरी होने जैसे मतलूबा नताइज हासिल करने के बाद मैं इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहता। शहबाज शरीफ और एसोसिएटेड न्यूज़ पेपर्स लिमिटेड के दरमियान मुआहदे के मुताबिक एसोसिएटेड न्यूज़ पेपर्स लिमिटेड मुस्तकिल तौर पर शहबाज शरीफ के खिलाफ डेली मेल के आर्टिकल को हटा देगा। और अब ये तफसीलात सामने आई हैं कि डेली मेल ने आर्टिकल डिलीट कर दिया है। 3.5 साल पहले 14 जुलाई को बरतानवी अखबार डेली मेल की जो रिपोर्ट शाया हुई थी, उस हवाले से शरीफ खानदान और डेली मेल बरतानिया में अदालती जंग लड़ रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डेली मेल और रिपोर्ट शाया करने वाले सहाफ़ी डेविड रोज के खिलाफ बरतानवी अदालत में मुकदमा दायर कर रखा था। 14 जुलाई 2019 को डेली मेल ने शहबाज शरीफ और उनके दामाद अली इमरान से मुतालिक एक रिपोर्ट शाया की थी, जिसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि बरतानिया के इदारा बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की DFID ने बरतानिया के टैक्स दहिंदगान के पैसे से शहबाज शरीफ की सूबाई हुकूमत को 50 करोड़ पाउंड बतौर इमदाद दिए। तफ्तीशकारों के मुताबिक डिफिट ने यह रकम जलजला मुतासरीन की बहाली और दीगर इमदादी सरगर्मियों के लिए दी थी, लेकिन शहबाज शरीफ और उनके अहल खाना ने इमदादी रकम में से लाखों पाउंड्स की खुर्द-बुद की और मनी लॉन्ड्रिंग की गई। रकूम शहबाज शरीफ के बच्चों, उनकी बेगम और दामाद अली इमरान को मुंतकिल की गई। रिपोर्ट में कहा गया था कि इस मनी लॉन्ड्रिंग से सबसे ज़्यादा फ़ायदा शहबाज शरीफ ने हासिल किया और उन्होंने इस रकम से अपनी जायदादों में इजाफा किया और कई नई जायदादें खरीदी। ये रिपोर्ट तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में सामने आ गई थी और तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस रिपोर्ट को शरीफ खानदान की मुबैना करप्शन का वाज़ेह सबूत करार दिया था। मगर नून लीग ने डेली मेल की इस खबर को बेबुनियाद करार देकर दावा किया था कि इस रिपोर्ट के पीछे तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जिसके बाद शहबाज शरीफ ने इस रिपोर्ट से मुतालिक 2019 में ही डेली मेल और डेविड रोज को लीगल नोटिस भेजा और फिर जनवरी 2020 को बाकायदा लंदन की अदालत में इस हवाले से मुकदमा दायर कर दिया, जिसके बाद फरवरी 2021 में बरतानवी अदालत ने केस के पहले राउंड में यह करार दिया कि जो आर्टिकल शाया हुआ उसमें हतक आमेज बातें हैं और डेली मेल की जिम्मेदारी है कि उन्होंने आर्टिकल में जो इल्ज़ामात आयद किए वो उनको साबित करे। केस के इस इब्तिदाई राउंड को नून लीग ने अपनी फतह के तौर पर लिया, जिसके बाद रवा साल डेली मेल ने इस मामले पर अपना दिफा जमा कराया और फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अपना जवाब जमा कराना था और उनके दिफा की नफ़ी करनी थी। मगर बाद में शहबाज शरीफ के वकला ने अदालत से इस मामले पर हुक्म इम्तिना मांगा था, लेकिन 6 नवंबर को ही शहबाज शरीफ अपनी इस दरख्वास्त से दस्तबरदार हो गए थे, जिसकी वजह से अदालत ने इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया। साथ ही अदालत ने अहकाम जारी किए कि शहबाज शरीफ और उनके दामाद अली इमरान यूसुफ को अपनी तफसीली जवाब 13 दिसंबर शाम 4:30 बजे तक जमा कराना होगा और अगर वो ऐसा नहीं करते तो अखबार के खिलाफ उनके दावे को मुस्तरद कर दिया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, अदालत ने हुक्म इम्तिना की दरख्वास्त पर होने वाली समातों से मुताल्लिक शहबाज शरीफ को डेली मेल के कानूनी अखराजात की अदायगी का भी हुक्म जारी किया और हिदायत की
कि शहबाज शरीफ 23 नवंबर तक 30,000 पाउंड डेली मेल को अदा करें। ये जुर्माना अपने ही हुक्म इम्तना की दरख्वास्त वापस लेने पर हुआ था, ना कि कुछ साबित होने पर हुआ था। मगर अपने ही हुक्म इम्तना की दरख्वास्त वापस लेने पर जुर्माना हुआ तो इमरान खान बरतानवी निज़ाम की मिसालें देने लगे और ये कहने लगे कि शहबाज शरीफ बरतानिया में हतक इज्जत के केस में पेश नहीं हो रहे और अब उन पर जुर्माना हो गया है। शहबाज शरीफ को यह नहीं पता कि वो किधर फंस गया है। शहबाज शरीफ अखबार के ऊपर इसने हरजाना किया कि मेरी तौहीन की गई है। उनकी अदालतों के अंदर ये चला गया शहबाज शरीफ। 8 या 9 दिसंबर को इसको बुला लिया, इससे जवाब मांगे हैं। अब शहबाज शरीफ को गलतफहमी हुई है कि टेलीफोन उठा के तो जज को कह के जी बेनजीर को 3 नहीं 5 साल सजा देना है। इसके जो माजी में ब्रीफ केस पकड़ के कोयटा बैंक पे जाने वाला, बेंच को खरीदने वाला, जो उनका अखबार डेली मेल है, बड़े संगीन इल्जामात लगाए हैं इसकी चोरी के ऊपर। सबसे बड़ा अब ये चैलेंज होगा शहबाज शरीफ के लिए कि अदालत में अब उन्होंने बताना पड़ेगा। उसको ये नहीं पता कि वो किधर फंस गया जाके। शहबाज शरीफ खुद फंसा हुआ है। बरतानी अखबार ने लिखा, डेली मेल ने, कि इसने करप्शन किया है। इसने हमें दिखाने के लिए पाकिस्तानियों को कि मैंने नहीं की, इसने उनके ऊपर हरजाना कर दिया। उसने बजाय डरने के वो डेली मेल ने बकायदा बता दिया कि तुमने ये चीजें तुम्हारे खानदान ने चोरी किया हुआ है। इसने समझा कि अच्छा ये जब आगे बढ़े, इसने तो सिर्फ शो के लिए किया था। वो अब लंदन में केस लग गया है। 2 दफा ये गया नहीं, अब तीसरी दफा जज ने इसको बुला लिया है। 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का फाइन हो गया इसके ऊपर। ये लोग इस मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला कर रहे हैं। ये बैठ के फैसला कर रहे हैं कि आर्मी चीफ कौन बनेगा। इमरान खान बरतानवी अदालत में इस मुकदमे की बुनियाद पर पूरा बयानिया बना रहे थे, नए आर्मी चीफ की तकरीरी रोकने की बात कर रहे थे और आज उसी डेली मेल ने उसी बरतानवी अदालत में शहबाज शरीफ से माफ़ी मांग ली है। मगर तहरीक इंसाफ के साबिक मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर इसे भी एनआरओ का रंग दे रहे हैं। आज उन्होंने ट्वीट किया कि डेली मेल ने कहा है कि चूंकि नैब ने शहबाज शरीफ को बरतानवी हुकूमत या इसके इदारे डिफिट के माल को खुर्द-बुर्द करने के इल्ज़ाम पर चार्ज ही नहीं किया, लिहाजा इदारा इस इल्ज़ाम की हद तक मादरत ख्वाह है और तस्हीह करता है। ये मुकदमे की सेटलमेंट लगती है। जब नैब ही लेट गई, एनआरओ 2 हो गया, तो एक डेली मेल क्या करता। अब शहजाद अकबर इतनी बड़ी गलत बयानी कर रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि चूंकि नैब ने इन इल्ज़ामात पर शहबाज शरीफ को चार्ज नहीं किया तो इसलिए डेली मेल भी पीछे हट गया, क्योंकि एनआरओ 2 हो गया है। अब आम बात यह है कि डेली मेल की स्टोरी 14 जुलाई 2019 को आई थी और उसके बाद तकरीबन 3 साल तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही थी और शहजाद अकबर, इमरान खान और दीगर सियासी रहनुमा तहरीक इंसाफ के मीडिया पर इस स्टोरी का हवाला देते रहे, मगर पाकिस्तान में कोई कार्रवाई नहीं की और शहबाज शरीफ को चैलेंज देते रहे कि बरतानिया में डेली मेल के खिलाफ केस करें, सबूत लंदन ले जाने का भी दावा करते रहे। फिर केस हो गया, मगर शहजाद अकबर बरतानिया नहीं गए, उस अदालत में कोई सबूत लेकर नहीं गए और शहजाद अकबर हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में आए और दावा करते रहे कि अगर मुझसे सबूत मांगे गए तो मैं दे दूंगा। मैं समझता हूँ डेविड रोज की खबर सिर्फ 10-20% है, उससे ज़्यादा 80% तो अभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे इंक्वायरियों में सामने आ रहे हैं। आप ये सारे सबूत लेके जाएंगे लंदन हाई कोर्ट में? देखिए, मेरी तो ख्वाहिश थी कि मेरे ऊपर भी मुकदमा करते तो मैं खुद जाता, लेकिन आई एम श्योर डेविड रोज के पास भी ये सारे सबूत होंगे तो उसने ये स्टोरी की है। उसके पास ये सबूत कैसे आए हैं? चले, हमसे मांगेगा तो हम दे देंगे। हमें अच्छा, आप दे देंगे अगर आपसे मांगेगा? देखें आप। और आज डेली मेल ने बरतानिया में माफ़ी मांग ली है तो इसे एनआरओ करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि नैब ने चार्ज नहीं किया, मगर डेली मेल ने वाज़ेह तौर पर अपने माफ़ीनामे में कहा है कि नैब ने ऐसा इल्ज़ाम ही कभी नहीं लगाया, चार्ज की बात नहीं की है, बल्कि कहा है कि ऐसा इल्ज़ाम ही नैब की तहकीकात में मौजूद नहीं था, इसलिए हम माफ़ी मांगते हैं। यानी करप्शन का सारा बयानिया जो पाकिस्तान में सियासत के लिए सिर्फ मीडिया पर बनाया गया, अब उसके नताइज बरतानवी मीडिया को बरतानवी अदालत में भुगतने पड़ रहे हैं। हमने इस पर बात करने के लिए इमरान खान के साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर को और तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी को दावत दी, मगर दोनों ही नहीं आए। मगर ये एक केस नहीं है जिसमें बरतानिया में इमरान खान को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, और भी केसेस हैं, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। बट मुर्जा अली शाह बरतानिया से हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्जा, बहुत शुक्रिया, आप इस केस को फॉलो करते रहे, सब कुछ देखते रहे। ये क्या हुआ अचानक कि ये माफ़ी हो गई है, क्या अदालत में होता रहा, क्या कह रहे थे डेली मेल के वकला? जी शाहजेब, एक लंबी स्टोरी है, लेकिन मुख्तसरन मैं आपको ये बताऊंगा कि डेली मेल को इस आर्टिकल जो छापने की कीमत है वो तकरीबन अब तक 1.5 मिलियन पाउंड्स की पड़ चुकी है। आज की डेट तक जब उन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया, माफ़ी मांगी है, इसमें जो शहजाद अकबर के मैंने शॉर्ट सुने, उन्होंने मुख्तलिफ मौके पर उन्होंने क्या कहा कि आपको याद होगा फरवरी 2021 में हमने रिपोर्ट किया था कि जो मीनिंग ट्रायल हुआ जस्टिस मिस्टर निकलन के सामने, वो शहबाज शरीफ जीत चुके हैं। हमने ये कहा था कि उस जो हियरिंग हुई है उसमें डेली मेल के लिए मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। उस वक्त शाहजेब डेली मेल को कहा गया था उनके वकला की तरफ से कि आप माफ़ी मांग लें, लेकिन फिर बहुत इंटरेस्टिंग उसके इवेंट्स हुए। हमारे पास शाहजेब 7,000 पेजेस की पूरी जो हिस्ट्री है मैंने पढ़ी है, मैं पूरे कोर्ट के जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको मैं उससे फैमिलियर हूँ दोनों साइड से।
और इसमें हुआ यह है कि डेली मेल ने 9 दफा उन्होंने एक्सटेंशन मांगी कि उनको टाइम चाहिए डिफेंस जमा कराने के लिए। पहले उन्होंने कहा कि उन्हें पाकिस्तान में सिक्योरिटी थ्रेट है, फिर उन्होंने कहा कोविड के रिस्ट्रिक्शंस है, और फिर अभी पीटीआई की हुकूमत थी, ये अक्टूबर नवंबर की बात है, डेली मेल का एक बड़ा डेलीगेशन पाकिस्तान गया जिसको फैसिलिटेट किया गया वहां पर, और उनको एक बार फिर बहुत सारे लोगों से मिलाया गया, उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए गए। लेकिन उससे पहले आपको याद होगा कि जब डेविड रोज ने ये आर्टिकल छापा था तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास सारे एविडेंस है और हम एविडेंस पाकिस्तान से लेकर आने के बाद हम ये करप्शन, किकबैक्स और मनी लॉन्ड्रिंग की एलिगेशन लगा रहे हैं। लेकिन पिछले साल जो अक्टूबर नवंबर में डेलीगेशन वापस आया तो उसके बाद कंक्लूसिव जो एविडेंस दिया गया था डेली मेल को, एसोसिएटेड न्यूज़पेपर्स को, उनके अपने बैरिस्टर्स की तरफ से, वो ये था कि आप शहबाज शरीफ से कोई ये केस किसी भी सूरत में जीत नहीं सकते, इसलिए कि जो क्वालिटी ऑफ एविडेंस था वो सिर्फ और सिर्फ सियासी बयानात थे और मुख्तलिफ जो स्टोरियां थी, जो डेली मेल के एक अपने बैरिस्टर हैं जिन्होंने मुझे बताया कि ये मुख्तलिफ स्टोरीज थे, फेयरी टेल्स थी, और चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश की गई थी। जो बरतानिया में जो जस्टिस निकलन ने कहा था कि आपने अब साबित करनी है मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, ब्रिटिश टैक्स पेयर्स की चोरी, किकबैक्स, कमीशन, खुर्द-बुर्द, और ये कि शहबाज शरीफ और अली इमरान यूसुफ जो उनके दामाद हैं कि उन्होंने किस तरह से ये करप्शन की, उनके अपने वकला ने डेली मेल को बता दिया था कि ये स्टोरी ओवर आपके लिए। उसके बावजूद और ये बात तहरीक इंसाफ की हुकूमत में बता दी थी, जब उन्होंने एविडेंस देखी और बताई अदालत को, ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हो गया था। शाहजेब, ये तहरीक इंसाफ लास्ट ईयर अक्टूबर में हुकूमत में थी, उस वक्त तो एविडेंस आया था जो आखिरी आया। उससे पहले जो फरवरी 2021 में डेली मेल के अपने वकला ने कोर्ट रूम में, उसमें आप गार्डियन की रिपोर्ट पढ़ लें, कोर्ट रूम में डेली मेल के वकला ने कहा था कि हम शहबाज शरीफ पर करप्शन का एलिगेशन नहीं लगा रहे। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ ने करप्शन नहीं की। जस्टिस निकलन ने फरवरी 2021 में उसने डेली मेल के वकला से पूछा कि ये फिर पूरा आर्टिकल आपने क्या छापा था, इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, शहबाज शरीफ पर पाकिस्तान में केसेस चल रहे हैं। जस्टिस निकलन ने अपनी रूलिंग में कहा था, और ये आज जो एग्रीमेंट, आप उस एग्रीमेंट को देख लें जो आज साइन हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि जस्टिस निकलन ने कहा था कि अब अगर शहबाज शरीफ पाकिस्तान में उनकी कन्विक्शन हो भी जाती है तो आपको बरतानिया में सेपरेटली साबित करनी पड़ेगी। उसके बाद डेली मेल के वकला ने उन्हें कहा था कि आप ये केस नहीं जीत सकते, लेकिन उसके बावजूद जो डेली मेल के लिए चूंकि बहुत हाई स्टेक केस था, वो देखते रहे कि शायद उनको हेल्प मिल जाए, मदद आए, लेकिन जो सारी मदद आई उसके बाद भी यही कुछ हुआ। लेकिन एक और चीज जो आपने हुक्म इम्तनाई और जो पिछले दिनों एक स्टोरी आई थी उसके हवाले से मैं ये जो हुक्म इम्तना का मामला हुआ, मुझे याद है कि आपने उसको रिपोर्ट किया कि भाई ये स्टे ऑर्डर शहबाज शरीफ ने वापस लिया है, ये तो मामला अब आगे बढ़ेगा। तो मुझे याद है आपकी बड़ी ट्रोलिंग की गई, आपको बहुत ज़्यादा आप पर तनकीद की गई, मगर फिर वो क्या हुआ था, क्या मामला था जब आप पर इतना तनकीद हो रही थी? जी, उसकी देखें, मैंने ये कहा था कि वो शहबाज शरीफ ने स्टे एप्लीकेशन विड्रॉ की है। स्टे एप्लीकेशन का मतलब यह है कि देखें, बरतानिया में एक कानून है, उस वक्त शहबाज शरीफ की और डेली मेल की नेगोशिएशन इस जो एग्रीमेंट है माफी की चल रही थी, लेकिन कानून ये है कि जज को दोनों पार्टीज कभी नहीं बताती कि कौन सी पार्टी माफी मांग रही है, इसलिए कि ख्याल ये किया जाता है कि जज का फिर व्यू बन जाएगा कि अगर एग्रीमेंट नहीं होता तो वो ये समझेगा कि जो पार्टी माफी मांगना चाह रही थी इसका मतलब है वो गलती करते। हकीकत ये है शाहजेब के उस वक्त डेली मेल और शहबाज शरीफ का माफीनामा फाइनल हो चुका था, लेकिन इसी वजह से शहबाज शरीफ ने जो डिटेल्ड रिस्पांस है वो उन्होंने जमा इसलिए नहीं कराया था कि ये पिछले 9 मंथ से ये नेगोशिएशन चल रही है, मुख्तलिफ टर्म्स एंड कंडीशन। डेली मेल कह रहा था कि हम एक माफीनामा मांग लेते हैं, आर्टिकल नहीं हटाएंगे। असल मसला यह था, शहबाज शरीफ के वकला कह रहे थे कि नहीं, हम माफी मांग, आपको फुल फ्लैज हमारी कंडीशन माननी है। फिर वो अली इमरान यूसुफ थे, उनका एक अपना स्टांस था, क्योंकि उनका केस शहबाज शरीफ के केस से बिल्कुल मुख्तलिफ था। सो ये 3 डिफरेंट पार्टियां आपस में लड़ रही थी, और फिर फाइनली जब इनको तकरीबन 9 to 10 मंथ्स लगे ये सारे इस एग्रीमेंट पे आने के, जज को उस वक्त शहबाज शरीफ के वकला बाय रूल नहीं बता सकते थे कि हम इनसे निगोशिएट कर रहे हैं, क्योंकि उस ट्रायल में जो गए थे उस वक्त शहबाज शरीफ ने और डेली जो वहां पे जज के सामने ये चीजें नहीं रखी थी, जज को इस बात का पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि डेली मेल 1 साल से ये टर्म्स एंड कंडीशन मान रहा है। और फिर मैं आपको ये बताऊं, जब डेली मेल ने अब ये कहा है कि वो DFID के हवाले से अली इमरान यूसुफ और शहबाज शरीफ से फुल फ्लेज न सिर्फ माफी मांगते हैं, बल्कि डेविड रोज का आर्टिकल उन्होंने हटा लिया है, और पूरे अपनी वेबसाइट से जो संडे को अखबार छप रहा है, इस संडे को डेली मेल ने कहा है कि वो अपना जो वहां पर वो अपने प्रिंट में भी छापेंगे और पूरी वेबसाइट भी ये रिमूव करवाएंगे। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा अली शाह, इस वाले से तफसीलात बता रहे थे कि बरतानिया में हुआ है। बरतानिया के अदालती निज़ाम की बार बार मिसाल देने वाले इमरान खान के एहतसाब के बयानिए को बरतानिया में ही
पहली दफ़ा धचका नहीं लगा है, बल्कि इसके अलावा एक और केस जो रवां साल फरवरी में सामने आया था, जिसके नताइज ने पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के एहतसाब के बयानिए को बहुत बड़ा धचका पहुंचाया था। फिर खबरें आई थी कि इस केस की वजह से ही साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अपने करीबी लोगों से नाराज़ हो गए थे और मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर के इस्तीफे की एक बड़ी वजह भी यही केस बना था। ये केस भी अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और उनके बेटे सुलेमान शहबाज से मुताल्लिक था, जिसकी तफ्तीश बरतानवी इदारे नेशनल क्राइम एजेंसी ने की थी। और इस केस में बराह रास्त इल्ज़ाम पाकिस्तान से बरतानिया मनी लॉन्ड्रिंग का था। और इस केस में इमरान खान की हुकूमत में पाकिस्तानी हुक्काम मुसलसल बरतानवी हुक्काम से राब्ते में रहे, उन्हें तफसीलात देते रहे, नैब राब्ते में रहा, एसेट रिकवरी यूनिट से राब्ते में रहा और पाकिस्तानी हुक्काम से मुलाकात के बाद दिसंबर 2019 में यह केस बरतानिया में शुरू हुआ। और बरतानवी इदारे ने 2 साल तक इस केस की तहकीकात की और इस दौरान शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए। लेकिन फिर 10 सितंबर 2021 को नेशनल क्राइम एजेंसी ने बरतानवी अदालत में दरख्वास्त दायर की और अदालत को आगाह किया कि इदारे की तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं और तफ्तीशकारों को शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के खिलाफ अकाउंट से पाकिस्तान से बरतानिया और बरतानिया से पाकिस्तान होने वाली ट्रांजेक्शंस में मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड या दीगर बेज़ाब्तियों के कोई सबूत नहीं मिले। जिसके बाद बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के मुंजमद अकाउंट्स को बहाल कर दिया था। बरतानिया में इस केस की तहकीकात के नतीजे आने के बावजूद भी इमरान खान बरतानिया का हवाला देते थे और कहते रहे कि शहबाज शरीफ बरतानिया में होते तो अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते। 1.5 घंटे की तकरीर करता है पार्लियामेंट में, बरतानिया में होता पार्लियामेंट क्या उसको शक्ल कहीं नहीं दिखा सकता था, क्योंकि उनकी अखलाकियात ऊपर है। हुकूमती अरकान ये भी कहते रहे हैं कि पाकिस्तान में अदालती निज़ाम मजबूत नहीं है, इसलिए केसेस का फैसला नहीं होता, सालों लग जाते हैं। मगर जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत में पाकिस्तानी हुक्काम बरतानिया में केस से मुतालिक मामलत फराम करते रहे, तफसीलात देते रहे, इसके बावजूद बरतानिया में शहबाज शरीफ और उनके बेटे सुलेमान शहबाज से मुतालिक केस ख़त्म हो गया। मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। मगर बात यहाँ भी नहीं रुकती। इससे पहले रवा साल ही ब्रॉडशीट स्कैंडल को मंजरेआम पर लाने वाले और नवाज शरीफ पर करप्शन और बैरून मुल्क पैसा छुपाने का इल्ज़ाम लगाने वाले कावे मूसवी ने नवाज शरीफ से माफ़ी मांग ली थी। और ये कावे मूसवी वही हैं जिनके मुख्तलिफ दावों पर वज़ीर आज़म इमरान खान नून लीग के खिलाफ बयानियाँ बनाते रहे और वज़ीर आज़म इमरान खान की टीम के अहम अरकान उनसे जाकर बरतानिया में मुलाकात करते रहे। मगर बाद में कावे मूसवी ने वाज़ेह किया कि उनकी तहकीकात में नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन, चोरी और बैरून मुल्क एक धेले की रकम छुपाने के सबूत नहीं मिले। क्या आपको नवाज शरीफ के खिलाफ खुफिया असासों या मुल्क से बाहर लाखों पाउंड्स और डॉलर छुपाए रखने जैसे संगीन इल्जामात के हवाले से कोई शवाहिद मिले? Not 1 rupee. 1 रुपया भी नहीं मिला। हमने कई बार छुपी हुई दौलत का पता लगाया है, मगर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान के किसी भी फ़र्द के खिलाफ 1 भी रुपया रखने का सबूत नहीं मिला। मुझे नैब की तरफ से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ स्कैंडल्स का हिस्सा बनने पर माफ़ी मांगने पर कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। कौमी एहतसाब ब्यूरो का इदारा जिसके खिलाफ भी चाहे दंदनाते हुए कार्रवाई कर देता है। ये मुकम्मल फ्रॉड है। मेरा हुकूमत पाकिस्तान के साथ बराह रास्त राब्ता था। मैंने लंदन में एक वज़ीर के साथ लंच भी किया। एक और वज़ीर के साथ मेरा फ़ोन पर राब्ता भी था, जिन्हें इमरान खान ने मुझसे बात करने के लिए ख़ास तौर पर कहा था। उन्होंने लूटी हुई दौलत के हवाले से ज़र्रा बराबर भी दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं किया, बल्कि मुझे महसूस हुआ कि उन्हें इसके नतीजे में सामने वाले हक़ाइक़ मुखालफीन के खिलाफ इस्तेमाल करने में ज़्यादा दिलचस्पी थी, जो मेरा नैब के साथ पहले दिन से तजुर्बा रहा है। आपके सवाल का जवाब ये है कि इमरान खान ने जो वादे किए थे वो पूरे क्यों नहीं हुए? वो पूरे इसलिए नहीं हुए क्योंकि उनकी नीयत ही कुछ और थी। कावे मूसवी के ब्रॉडशीट स्कैंडल का मामला मुशर्रफ दौर से शुरू हुआ था, जब परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत ने ब्रॉडशीट से मुआहदा किया था, जिसका मकसद सियासतदानों के बैरून मुल्क असासों और पैसों का सुराग लगाना था। और इन सियासतदानों में नवाज शरीफ का नाम प्राइम टारगेट में शामिल था। मगर 2003 में ही हुकूमत पाकिस्तान ने यकतरफा तौर पर ब्रॉडशीट से मुआहदा मनसूख कर दिया और ब्रॉडशीट मुआहदे के तहत जुर्माने की अदायगी के लिए बरतानवी अदालत चला गया। और दिसंबर 2020 में बरतानवी अदालत ने पाकिस्तानी हुकूमत पर नैब की तरफ से तकरीबन 29 मिलियन डॉलर्स की अदायगी का जुर्माना आयद किया, जबकि एक अंदाजे के मुताबिक मजमूई तौर पर पाकिस्तान को इस केस में 60 से 65 मिलियन डॉलर से ज़ायद का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। यानी पाकिस्तान को 10 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हो गया, मगर वापस 1 रुपया नहीं मिला, कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। और इसी दौरान ब्रॉडशीट कंपनी के सरबराह कावे मूसवी मुसलसल इंटरव्यूज़ देते रहे। अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात नून लीग पर, उसकी इस हुकूमत पर और परवेज़ मुशर्रफ के दौर में होने वाले एहतसाब पर सवाल उठाते रहे। और हुकूमत इस तनाज़े को अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल करती रही। उस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत जनवरी 2021 में इमरान खान ने बहैसियत वज़ीर आज़म ब्रॉडशीट के सरबराह के एक दावे का जिक्र किया। वो ब्रॉडशीट वाले ने कहा कि एक पाकिस्तानी ने, और वो भी बता नहीं रहा कि हमारा पाकिस्तानी सियासतदान ने, सऊदी अरेबिया से लंदन के बैंक में $1 अरब भेजा। $1 अरब एक आदमी ने भेजा।
और फिर इमरान खान ने इस हवाले से ट्वीट्स भी किए और मौका अख्तियार किया कि पहले पनामा पेपर्स ने हमारी हुक्मरान अशराफिया की बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग से पर्दा हटाया, ब्रॉडशीट के इंकशाफात ने एक मरतबा फिर हमारी हुक्मरान अशराफिया की भारी भरकम करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग बेनकाब कर दी है। इन आलमी इंकशाफात पर यह अशराफिया खुद को विक्टिमाइजेशन कार्ड के पीछे नहीं छुपा सकती। फिर जब कावे मूसवी नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम से पीछे हट गए तो वही तहरीक इंसाफ कावे मूसवी पर ही इल्ज़ाम आयद करने लग गई। यानी इमरान खान पाकिस्तान में एनआरओ का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और उनके लगाए गए इल्ज़ामात पर उन्हें सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी बरतानिया में हो रही है। तो ये सवाल पूछा जाए कि बरतानिया में कौन एनआरओ दे रहा है, बरतानिया में कौन से मीर जाफ़र और मीर सादिक मौजूद हैं। पुरानी ब्रेक शामिल करते हैं। तोशाखाना से मुतालिक मज़ीद तफसीलात सामने आई हैं, आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक कीमती घड़ी का सेट तोहफे में दिया, मगर इमरान खान ने चंद महीने बाद ही ये पूरा सेट फ़रोख्त कर दिया और अपनी हुकूमत में हर मुमकिन कोशिश करते रहे कि आवाम को यह ना पता चले कि सऊदी वली अहद का तोहफ़ा उन्होंने बेच दिया है। लेकिन इमरान खान की यही कोशिश एक बड़े स्कैंडल का बाइस बन गई और आखिरकार खुद इमरान खान को सबके सामने मानना पड़ा कि उन्होंने इस कीमती घड़ी का सेट फ़रोख्त कर दिया है और जो उनकी अपनी हुकूमत के मुताबिक भी कीमत बनती थी उसका भी 50% नहीं बल्कि 20% कौमी ख़जाने में जमा कराया था, और वो भी उस वक्त जब उनका अपना 50% अदायगी का नया कानून लागू हो चुका था और 35 दिन भी गुजर चुके थे। और यूँ इमरान खान तोशाखाना स्कैंडल में जो भी दिफा पेश कर रहे हैं उससे उन पर मजीद सवालात उठ रहे हैं। 15 नवंबर को उमर फारूक ज़हूर ने जब यह दावा किया कि उन्होंने इमरान खान की कीमती घड़ी का सेट दुबई में फरागोगी से 28 करोड़ रुपए में खरीदा था, तो इमरान खान और उनकी जमात ने हाथ से लिखी हुई एक रसीद दिखाकर मौका इख्तियार किया कि उनसे यह कीमती तोहफे उमर फारूक ज़हूर ने नहीं बल्कि 22 जनवरी 2019 को इस्लामाबाद में आर्ट ऑफ टाइम नामी दुकान के मालिक मोहम्मद शफीक ने खरीदे थे और कैश में 5 करोड़ रुपए से ज़ायद अदा कर दिए थे। फिर उसी वक्त ही तहरीक इंसाफ का यह दिफा मुबैना तौर पर मशकूक हो गया था कि इमरान खान ने कैसे एक छोटी सी टूटी फूटी दुकान में करोड़ों रुपए की इतनी बड़ी डील कर ली और वो भी कैश की सूरत में कर ली, और ये शफीक नामी दुकानदार कहाँ गायब है। सबको तलाश थी कि कहीं से मोहम्मद शफीक का मौक़िफ़ सामने लाया जाए, मगर आज अचानक खुद मोहम्मद शफीक मंजर-ए-आम पर आ गए हैं और दुबई में पाकिस्तानी कौंसल खाने में पहुँचकर इस पूरे स्कैंडल पर अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया है। मोहम्मद शफीक ने दावा किया है कि उन्होंने इमरान खान से ग्राफ की ये घड़ी खरीदी नहीं है और रसीद भी उन्होंने नहीं लिखी। जी, मेरा नाम मोहम्मद शफीक है और मैं गोल मार्केट में शॉप है जिना सुपर में 18 नंबर में शॉप थी F7 में जिना सुपर मार्केट में, और मैं ये बावर कराना चाह रहा हूँ कि ये मेरी स्टेटमेंट है कि जो मेरे ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा चल रहा था मेरी शॉप के ख़िलाफ़ कि जी ये मैंने इमरान खान की घड़ी ख़रीदी है ग्राफ के नाम से, तो ना वो मेरा बिल है, ना मेरे साइन है, ना वो मेरी हैंड राइटिंग है। ये जो है सारा मेरा मिसयूज़ हुआ है, मेरी अपना स्टैम्प और मेरा सारा कुछ। तो मैं इस चीज़ पे बड़ा ये काफ़ी अरसे से मैं खामोश था, सिर्फ इसी वजह से कि शायद इसमें कोई खामोशी आ जाए, लेकिन वो मुझे हर तरफ से बड़े परेशानी हुई और इसका मैं बिल्कुल डिनाई करता हूँ कि ना मैंने वो वॉच ख़रीदी और ना मुझे इसका कुछ इल्म है, और इस चीज़ का मैं बिल्कुल डिनाई कर रहा हूँ कि ना मैंने वो वॉच ख़रीदी। मैं दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि मेरा इससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, ठीक है। और ये मेरा सियासी तौर पे जो नाम लिया जा रहा है बार बार शफीक ने ख़रीदी, तो इस चीज़ को मैं बिल्कुल डिनाई करता हूँ। और अगर कोई दोबारा मुझे इस मामले में कोई अगर घसीटा जाएगा तो मैं उसका कानूनी जो है कुछ करूँगा, क्योंकि मैं बहुत परेशानी के मैंने ये टाइम गुजारा है और इसमें क्योंकि मुझे अपना कारोबार बंद करना पड़ गया, इसी वजह से मुझे दुकान भी बेचनी पड़ गई। मोहम्मद शफीक ने दुबई में पाकिस्तानी कौंसल खाने में अपना तहरीरी बयान भी जमा कराया है जिसमें लिखा है कि बहुत सी मीडिया और सोशल मीडिया पोस्ट में मेरी कंपनी के नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं इकरार करता हूं कि हमने 5 करोड़ 10 लाख रुपए की ग्राफ की कोई घड़ी और उसके साथ लगी हुई 70 लाख रुपए की ज्वेलरी ना कभी खरीदी और ना ही किसी को बेची। मेरी दुकान का नाम कंपनी के लेटर हेड और मोहर का मखसूस सियासी मकासद के लिए और मीडिया हाउसेज में हमारी इजाज़त के बगैर गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिर में मोहम्मद शफीक ने अपनी दुकान की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की भी धमकी दी। अब आम बात यह है कि तहरीक इंसाफ जिस शख्स को इतनी कीमती घड़ी का खरीदार बनाकर पेश कर रही थी और जिसकी दुकान की रसीद की बुनियाद पर अपना दिफा पेश कर रही थी और साथ ही ये भी कह रही थी कि उसकी जान को खतरा है इसलिए वो बैरून मुल्क गया हुआ है, लेकिन आज वही मुबैना खरीदार सामने आ गया है और उसने खुद दुबई में पाकिस्तानी कौंसल खाने में पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है और इस खरीदो फरोख्त से लाताल्लुकी का इजहार भी कर दिया है। मगर जिस दिन उमर फारूक ज़हूर ने हमारे प्रोग्राम में यह दावा किया कि उन्होंने फरागोगी से दुबई में ये तोहफे खरीदे थे, तो अगले दिन शेरी मज़ारी, फवाद चौधरी और जुल्फी बुखारी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की
उमर फारूक ज़हूर के इल्ज़ामात की तरदीद की और दिफा पेश किया और कहा कि जिस खरीदार को घड़ी बेची गई उसका नाम सामने नहीं ला सकते, उसकी जान को खतरा है। भाई ने बोला कि इनको डीलर का मालूम है, तो आप लोग जिसके थ्रू ये बेची गई और जिसको बेची गई है घड़ी, उसको सामने क्यों नहीं लेके आ जाए ताकि इशू खत्म हो जाए? उसको भी जो डीलर्स थे, देखें ये जो ही हमारी गवर्नमेंट गिरी, इनने टारगेट किया कि सबसे सेंसिटिव पॉइंट्स, वो बेचारा कत्ल ही ना हो जाए, उनके से सेंसिटिव। मैं उनका नाम इसलिए नहीं ले रहा कि ये ना हो कि उनके साथ भी वही हो जाए जो बाकी FIA के लोगों के साथ हुआ है और अरशद शरीफ के साथ भी हुआ है। लेकिन बात यह कि वो एक डीलर है, तो वो बहुत सामने इंशाल्लाह उनसे बात भी हो जाएगी, तो इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं। और वो FIA की रियासत में रह चुका है, FIA ने पूरी कोशिश की है। अगर उसने कोई गलत चीज़ की होती या कोई गलत चीज़ हुई होती है उस वक्त, तो जब FIA ने उसको ढका हुआ था उसी वक्त हकायक निकल आते हैं। अच्छा जी, हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि उसने आगे किसको दिया। अभी इकरार भी पाकिस्तान में नहीं आया है सामने मोहम्मद शफीक का, बल्कि मुत्तहिदा अरब अमारात से आया है। और बाद में खुद जुल्फी बुखारी ने बार बार बता दिया था कि यह घड़ी शफीक नामी वॉच डीलर को ही बेची गई। तहरीक इंसाफ मोहम्मद शफीक का नाम लेकर दावा कर रही थी कि घड़ी तो शफीक की दुकान में बेची गई है, उसमें फ़रा खान गोगी कहाँ से आ गई है। मगर मोहम्मद शफीक खुद कह रहे हैं कि उनका घड़ी की खरीदो फरोख्त से कोई ताल्लुक नहीं है। और तहरीक इंसाफ मोहम्मद शफीक को झूठा साबित करने के लिए कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन दिखाने को भी तैयार नहीं है। अगर मोहम्मद शफीक के इस दावे का उनके और उनके कारोबार के टैक्स रिटर्न से भी जायज़ा लिया जाए तो ये बात सामने आती है कि मोहम्मद शफीक और उनकी दुकान की इतनी माली हैसियत ही नहीं थी कि वो इमरान खान से 5 करोड़ रुपए से जायद में इतनी कीमती घड़ी का सेट खरीद सके। उनकी तो 5 साल की मजमूई आमदनी और मजमूई खरीदारी भी 5 करोड़ रुपए नहीं बनती। कल द न्यूज़ में कासिम अब्बासी ने मोहम्मद शफीक के 2018 से लेकर 2022 तक के टैक्स रिटर्न्स और बैंक स्टेटमेंट्स का तफसीली जायजा लेकर अपनी स्टोरी में बताया था कि द न्यूज़ को दस्तयाब सरकारी अदाद-ओ-शुमार जाहिर करते हैं कि मोहम्मद शफीक और उनकी घड़ियों की दुकान आर्ट ऑफ टाइम की वेल्थ स्टेटमेंट और टैक्स रिटर्न से इमरान खान से 5 करोड़ रुपए में इस कीमती घड़ी का सेट खरीदने की उनकी इस्तिताअत का कोई सुराग नहीं मिलता। मोहम्मद शफीक की जानिब से साल 2018 से साल 2022 में जमा कराए गए टैक्स गोशवारों के मुताबिक आर्ट ऑफ टाइम की टोटल आमदनी इन 5 सालों में तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए है, जो मोहम्मद शफीक की घड़ियों की दुकान के कारोबार के इनकम टैक्स गोशवारों में डिक्लेयर की गई है। खुद मोहम्मद शफीक के कारोबार की इनकम टैक्स रिटर्न जाहिर करते हैं कि साल 2018 में मोहम्मद शफीक के कारोबार की मजमूई आमदनी ही तकरीबन 20 लाख रुपए रही थी और इस साल मोहम्मद शफीक की घड़ियों की दुकान आर्ट ऑफ टाइम की मजमूई खरीदारी तकरीबन 80 लाख रुपए थी। साल 2019 में इस दुकान ने तकरीबन 34 लाख रुपए की आमदनी जाहिर की और 2019 में आर्ट ऑफ टाइम का ओपनिंग स्टॉक 8,50,000 रुपए और क्लोजिंग स्टॉक 9,30,000 रुपए रहा। इसी तरह 2020 में आर्ट ऑफ टाइम ने 17 लाख रुपए की आमदनी जाहिर की। इस तरह दुकान का ओपनिंग स्टॉक 9,30,000 और क्लोजिंग स्टॉक 18 लाख रुपए रहा। जबकि 2021 और 2022 में आर्ट ऑफ टाइम ने मजमूई तौर पर 50 लाख रुपए की आमदनी जाहिर की। खबर में मजीद लिखा है कि इन 5 सालों के दौरान मोहम्मद शफीक की वेल्थ स्टेटमेंट जाहिर करती है कि उनके कुल असासे 2018 में 28 लाख रुपए से बढ़कर 2022 में 1 करोड़ 6 लाख रुपए हो गए। इसके अलावा मोहम्मद शफीक ने 2020 में अपनी बीवी के नाम पर 19 तोला सोना भी जाहिर किया था, मगर कहीं भी उस घड़ी से मुताल्लिक कुछ नहीं बताया जो उन्होंने इमरान खान से खरीदी थी। मजीद ये कि मोहम्मद शफीक के बैंक अकाउंट की तफसीलात ये जाहिर करती हैं कि 2019 से अब तक मोहम्मद शफीक के बैंक अकाउंट्स में सबसे ज़्यादा 45 लाख रुपए तक का ही बैलेंस था और इस अरसे के दौरान उसने ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपए निकाले थे। कासिम अब्बासी की खबर के मुताबिक मोहम्मद शफीक की दुकान आर्ट ऑफ टाइम के इनकम टैक्स रिटर्न से मजीद इंकिशाफ होता है कि इस दुकान ने इन 5 सालों में सबसे ज़्यादा 18 लाख रुपए का स्टॉक रखा था, जबकि आर्ट ऑफ टाइम के जरिए 2018 से 2020 तक मजमूई खरीदारी ही तकरीबन 2 करोड़ रुपए रही। इसका मतलब यह है कि इन तमाम सालों में आर्ट ऑफ टाइम की जानिब से खरीदी गई घड़ियों की कुल मालियत ही 2 करोड़ रुपए है, मगर वाज़ेह रहे कि इमरान खान ने इसी दुकान और इसी शख्स मोहम्मद शफीक को 5 करोड़ रुपए की घड़ी फरोख्त करके रसीदें जमा कराई थी। कासिम अब्बासी की खबर में मज़ीद लिखा है कि एक बड़े सरकारी ओहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर मोहम्मद शफीक से मुताल्लिक इन दस्तावेज़ात की तस्दीक की है और इंकिशाफ किया है कि हुक्काम की जानिब से मामले की इंक्वायरी भी की जा रही है। ज़राए ने मज़ीद वजाहत करते हुए कहा है कि हुक्काम इस बात पर भी हैरान हैं कि एक आदमी 10 करोड़ रुपए की घड़ी सिर्फ 5 करोड़ रुपए में कैसे बेच सकता है, जबकि घड़ी की इस 10 करोड़ रुपए की कीमत का अंदाज़ा भी इमरान खान की अपनी हुकूमत ने ही लगाया था। खबर के मुताबिक इस ओहदेदार ने यह भी कहा कि हमें भी ये तजस्सुस है कि कोई सरकारी रिकॉर्ड में निजी रसीद क्यों छोड़ेगा। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि ये रसीदें तोशाखाना के रिकॉर्ड में नहीं थी, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में मौजूद थीं। अपनी इस खबर से मुताल्लिक़ कासिम अब्बासी ने फवाद चौधरी और शहबाज गिल से उनका मौक़िफ़ जानने के लिए रब्ता किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर हमने भी
फवाद चौधरी और शिबली फराज से मौक़िफ़ मांगा, मगर हमें भी इस पर मौक़िफ़ नहीं दिया गया। लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि इमरान खान ने सिर्फ ये एक घड़ी नहीं बल्कि मज़ीद 2 घड़ियाँ भी मोहम्मद शफीक को बेचने की रसीदें जमा कराई हैं इन्हीं मोहम्मद शफीक को। मगर मोहम्मद शफीक के आज के दावे और उनके कारोबार के टैक्स रिटर्न्स की तफसीलात से ये पूरा मामला मुबैना तौर पर मज़ीद मशकूक हो गया है और सवाल उठ रहा है कि जिस दुकान ने खुद FBR में अपने टैक्स रिटर्न्स के मुताबिक 2018 से 2020 तक कुल ख़रीदारी ही 2 करोड़ रुपए की और जिसने अपने बैंक अकाउंट से 10 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे ही नहीं निकलवाए और जिसके पास बैंक अकाउंट में इन तमाम सालों में एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 45 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे ही नहीं थे और जिसके कुल असासे ही 1 करोड़ 6 लाख रुपए के हैं, उसने इमरान खान से 5 करोड़ 10 लाख रुपए की घड़ी कैसे खरीद ली। और सिर्फ इसी घड़ी का सेट नहीं खरीदा बल्कि कासिम अब्बासी के हवाले से द न्यूज़ में 29 जून 2022 की खबर में बताया गया है कि इमरान खान ने इसी दुकान को मजीद 2 घड़ियां भी बेचने की रसीदें जमा कराई हैं। हमने इस हवाले से 18 नवंबर को अपने प्रोग्राम में तफसील से बताया था कि इमरान खान ने 28 नवंबर 2018 को मार्केट में 2 रोलेक्स घड़ियां 70 लाख रुपए की रकम में बेच दी थी। एक घड़ी की कीमत 52 लाख रुपए वसूल की और दूसरी घड़ी की कीमत 18 लाख रुपए वसूल की और ये दस्तावेज़ात खुद इमरान खान ने जमा करवाई हैं और इसमें एक बार फिर हाथ से लिखी हुई इस्लामाबाद की मोहम्मद शफीक की आर्ट ऑफ टाइम नामी दुकान की रसीदें दिखाई गई थी। अब दिलचस्प बात यह है कि ये 70 लाख रुपए की रकम भी इमरान खान ने कैश में वसूल की और उसी दिन यानी 28 नवंबर 2018 को हुकूमत पाकिस्तान को 7,54,000 रुपए और 2,94,000 रुपए की कैश में अदायगी भी की। यानी एक बार फिर इमरान खान ने उसी दिन मार्केट में 70 लाख रुपए की 2 घड़ियां बेची और फिर उसी दिन उन घड़ियों के एवज 10,48,000 रुपए जमा करा दिए और बाकी 59.5 लाख रुपए अपनी जेब में रख लिए। यानी सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से तोहफे में दिया गया घड़ी का सेट अलग बेचा, बाकी घड़ियां अलग बेची। तो सवाल यह है कि बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी की जो आज मुबैना ऑडियो सामने आई है वो किन घड़ियों से मुताल्लिक है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शद, आप कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको बेचते हैं, आप आपको भेज दूँ, आपके उनको बेच वगैरह दें क्योंकि उनकी यूज की नहीं है तो वो चाहते हैं वो आप कहीं कर दें। जरूर मुर्शद, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा जी। हमने इस हवाले से शिबली फराज और फवाद चौधरी से मौक़िफ़ जाने के लिए रब्ता किया मगर उन्होंने मुबैना ऑडियोज़ पर मौक़िफ़ ही नहीं दिया। हमने बाकायदा तौर पर सवालात भेजे और बुशरा बीबी का इमरान खान साहब का मौक़िफ़ मांगा, नहीं दिया गया। हमने जुल्फी बुखारी को फिर प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी और एक तफसीली सवालनामा उन्हें भी भेजा मगर उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन दूसरे चैनल्स पर जुल्फी बुखारी ने मुबैना ऑडियो को एडिटेड और टेम्पर्ड करार दिया और साथ ही कहा कि उन्होंने इस्लामाबाद में ना कोई घड़ी ख़रीदी और ना ही बेची। अब ये मुबैना ऑडियो दुरुस्त है या नहीं, ये जानने की अपनी अहमियत है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ जिस मोहम्मद शफीक को घड़ी का खरीदार बता रही थी उसने आज इस दावे की तरदीद कर दी है। लेकिन ये घड़ी स्कैंडल पर इमरान खान और तहरीक इंसाफ का पहला या दूसरा दिफा नहीं है जिस पर सवालात उठे हों या जो हक़ाइक़ के सामने कमज़ोर पड़ गया हो। उनके ऐसे कई दावे हैं जिनका आज खुद इमरान खान और उनकी पूरी जमात दिफा नहीं कर पा रही है। तोशाखाना स्कैंडल से मुताल्लिक़ खुद इमरान खान और पूरी तहरीक इंसाफ फ़ख्र से बयानियाँ बनाती रही है कि इमरान खान साहब को कौमी ख़जाने की इतनी फ़िक्र है कि उन्होंने तोशाखाना के तहाइफ खरीदने का 20% अदायगी का पुराना कानून बदल दिया और अपनी हुकूमत में 50% अदायगी का नया कानून बना दिया और फिर नए कानून के तहत तहाइफ खरीदे। ये बात खुद इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमा फ़ख्र से कहते रहे। इनके ज़माने में जब तोशाखाना में प्रेजेंट जाता था तो ये 15% पैसे दे के जो हुकूमत को जाती थी वो खरीद सकते थे। हम आए, हमने 50% रखा, 50% हुकूमत को जाता था और जो भी हम खरीदना चाहे हम खरीद सकते थे। जो भी मैंने खरीदी सब रिकॉर्ड के ऊपर है। इमरान खान ने उस कानून को सबसे पहले रिवाइज कराया, 15% को 50% बनाया गया, फिर 50% के हिसाब से वो बिल्कुल दुरुस्त तरीके से तोशाखाने में जमा हुई। एवेल्युएशन के बाद इमरान खान साहब ने उसका 50% चेक के थ्रू, बैंक के थ्रू जमा करवाया। और फिर खुद इमरान खान समेत पूरी तहरीक इंसाफ को सबके सामने मानना पड़ रहा है कि उन्होंने सऊदी वली अहद का तोहफा अपने पास रखने के लिए अपनी हुकूमत में लगवाई गई 10 करोड़ मालियत का 50% नहीं बल्कि 20% कौमी ख़जाने में जमा कराया था और ये अदायगी भी उस वक्त की गई थी जब इमरान खान का अपना 50% अदायगी का नया कानून लागू हो चुका था। यानी 18 दिसंबर 2018 को इमरान खान का 50% अदायगी का नया कानून लागू हो चुका था और इमरान खान ने 22 जनवरी 2019 को 20% के हिसाब से कौमी ख़जाने में रकम जमा कराई थी। तो क्या ये नए कानून की खिलाफ वर्जी नहीं थी? सिर्फ यही नहीं, इमरान खान घड़ी बेचने से मुताल्लिक एक और अवामी बयानियाँ भी बनाते रहे हैं कि उन्होंने तोहफा बेचकर अपने घर के नीचे सड़क बनवाई थी। जो मेरे घर के नीचे सड़कें जो आम लोगों को भी फायदा पहुंचाती थी वो तोशाखाना के पैसे से सड़क ठीक की।
मगर इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में अपने जवाब समेत किसी भी दस्तावेज़ में ये बात नहीं बताई है, बल्कि इलेक्शन कमीशन में इस रकम को अपनी आमदनी और असासों में इजाफे के तौर पर जाहिर किया है। अगर रकम सड़क बनाने में खर्च कर दी थी तो बैंक अकाउंट में पैसे आने के बाद असासों में इजाफा कैसे हो गया, क्योंकि रकम तो खर्च कर दी गई थी, जैसा कि इमरान खान साहब दावा कर रहे थे। और इलेक्शन कमीशन में जो जवाब जमा कराया है उसमें इसका जिक्र क्यों नहीं किया है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।